Hello everyone and a warm welcome. Just a minute. Yes. Hello everyone and a warm welcome to our next revision lecture for C Enter Law. हमने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए. उसकी एक रिवीजन की प्लेलिस्ट अलग से बन गई है फॉर May 23 एंड November 23. सो इफ यू आर अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इंश्योर दैट यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस रिवीजन सीरीज. अलॉन्ग विद दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है जो ये नाम दिया है. आपको जस्ट ये सर्च करना है टेलीग्राम पे, और यू कैन जस्ट लुक फॉर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज, मैं नहीं बोलूंगा, आप एक बार खुद चेक कर लो एमसीक्यू से आपको कितनी डिटेल्ड काइंड ऑफ एक रिवीजन मिलेगी. एंड द कीप इन टच स्ट्रेटेजी विच आई ऑलवेज से, वो आपको इसके अंदर मिलेगी. तो आप उसको प्लीज एक बार सॉल्व करना. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरियस अदर रिसोर्सेस आर कमिंग इन ऑन दैट चैनल विद रिस्पेक्ट टू पेपर नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट, राइट. तो वो उसको आप जरूर ज्वाइन करना. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये दिखने में लगता है सर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छुपी हुई है. एंड दिस अगेन वॉज वन ऑफ द चैप्टर्स जहां पे काफी ज्यादा इंक्वायरीज, मतलब एक होता है ना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग तरीके से रखा है. फर्स्ट आई विल टेक यू टू सम हैंड रिटन समरीज. सर ये नोट मिलेगा क्या हमें? ये वाला आपका टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाना, उस पर ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ. एंड अभी आप उसको रेफर कर सकते हो. जब रिवीजन खत्म हो जाएगी तो इस पूरे पीडीएफ का, मैं एक ही के अंदर अपडेट कर रहा हूं सारे चैप्टर का, वो आप प्रिंट लगा के रख लेना. ठीक है ना सर? बाकी आपकी जो मेन नोट्स है वो भी जहां से पढ़ रहे हो उसी को यूज करो, डोंट चेंज इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी. इट जस्ट मैटर्स कि आप लॉ को पढ़ कैसे रहे हो. टिपिकल पढ़ोगे सर इसके अंदर रटना है, नहीं समझ आएगा. समझ के करोगे तो बहुत इजी है. लेट्स स्टार्ट. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज. तो इसके अंदर ना मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता देनी है, पहले वो कर लेते हैं. सर एक चीज का ध्यान रखना, डिपॉजिट क्या होता है ये सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइंड है, जो मैं आपको इन अ कपल ऑफ मिनट्स कराऊंगा. लेकिन सर ये जो डिपॉजिट्स लेने होते हैं ये आप किससे ले सकते हो? सर कंपनी के सामने 2 जने हैं, या तो मेंबर से या तो पब्लिक है. तो क्या मेंबर से डिपॉजिट्स लिए जा सकते हैं? आंसर इज यस. हर एक कंपनी उसको ले सकती है एज पर सेक्शन 73(2). तो मैं यहां पे 2 कंपनीज की बात करने वाला हूं. पहली सेक्शन नंबर 73(2). तो हर एक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है. क्या ये बात क्लियर है? तो प्राइवेट हो पब्लिक हो, सेक्शन 73(2) में अलाउड है. लेकिन सर पब्लिक से, पब्लिक मतलब आउटसाइडर, तो पब्लिक से पैसा उठाना इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इज अ वेरी बिग थिंग. वाई? क्योंकि यार आप एक नॉर्मल पब्लिक का पैसा उठाने वाले हो, कल को प्रॉब्लम हुआ ना तो इंडिया पे आएगा, इंडियन गवर्नमेंट पे के ऊपर आएगा कि पब्लिक का पैसा डुबा दिया, और फिर सारे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करेंगे. तो यहां पे अपना कंपनीज एक्ट आके कहता है कि नहीं नहीं सर, सारी कंपनीज अलाउड नहीं है, हम पब्लिक एंड प्राइवेट को अलाउ नहीं करेंगे, हम कुछ पब्लिक को अलाउ करेंगे. सर प्राइवेट और पब्लिक, नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक को अलाउड नहीं है पब्लिक से पैसा लेना. प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना अलाउड नहीं है. कुछ स्पेसिफिक पब्लिक कंपनीज को अलाउड है, जिसको प्यार से बोला जाएगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी. और इसको किसने अलाउ किया? सेक्शन नंबर 76. तो यहां पे जो मैं डिपॉजिट्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा एक सेक्शन नंबर 73(2), जो कि किससे उठा रही है ये डिपॉजिट्स का पैसा? दीज आर टेकिंग फ्रॉम मेंबर्स. और सर एक बात करूंगा मैं 76 की, जिसके अंदर कौन पैसा उठा रहा है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी. किससे उठा रही है? फ्रॉम पब्लिक. तो पब्लिक से अगर पैसा उठाना है, इट हैज टू बी एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सर मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सर एलिजिबल का मतलब क्या है? मैं आपको नेटवर्थ और टर्नओवर का कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद एक एसआर भी पास करना पड़ता है, तो वो मैं कंडीशंस पे आऊंगा सेक्शन नंबर 76 के. अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे एक और इशू आता है सर, बहुत सारे ना ऐसे रूल्स आते हैं जो कई 73(2) पे लगते हैं, कई 76 पे लगते हैं, और कई दोनों पे लगते हैं. क्या हमें अलग से रटने की जरूरत है? आंसर इज नो. आप जब नॉर्मल पढ़ोगे कि जैसे हम पढ़ेंगे डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व, अब वो रिडेम्पशन रिजर्व तो दोनों कंपनीज को बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंपनी डिपॉजिट ले रही है. अरे सोर्स अलग अलग है लेकिन ले तो डिपॉजिटरी है, तो वो दोनों को बनाना पड़ेगा. सो देयर यू हैव टू अप्लाई लॉजिक. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये रूल बताओ इसमें से किस पे लग रहा है. नो, लॉजिक लगाओ कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये क्या ऐसी बात करता है जो दोनों पे एप्लीकेबल है. उतना आपको लर्न हो जाएगा, उतना अंदर से निकल जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो दिस इज द बेसिक समरी. बियॉन्ड दैट मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में बहुत सारी जगह आपको अलग अलग लिमिट्स मिलेंगे कि सर एक स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्टअप प्राइवेट, फिर उसके अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे फलाना बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है. तो मैंने क्या किया है, जैसा जैसा मैं घर पे नोट्स बनाता गया, मुझे जो जो कंपनीज के नाम दिखते गए मैंने उनको यहाँ पे समराइज कर दिया. तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, आपको ये डिपॉजिट्स किसको, सी एट द एंड ऑफ द डे जो गेम है इस चैप्टर का वो यही है कि आपको अगर मैंने आज पूछा कि सुन ना,
एक कंपनी है, उसके डिटेल दे रहा हूं, और वो कंपनी आपके पास आती है एडवाइस लेने के लिए कि सीए साहब, सुन के अच्छा लग रहा है, अरे आप सीए साहब हो, तो कंपनी कह रही है सीए साहब बताओ ना जरा कितना डिपॉजिट लूं, तो फिर ये चार्ट आपको रेफर करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस चार्ट को करवा रहा हूं एंड देन चैप्टर में जहां जहां पे भी परसेंटेज आएंगी ना वहां पे मैं उसको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया। आपको एक ड्यूटी करनी है मेरे लिए, इस चार्ट को अभी करेंगे, फिर नोट्स पे जाएंगे मेरे वाले, उसके बाद क्लास के एंड में फिर से इसको एक बार रिवाइज करना है। ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको इसको फिर से रिवाइज करना है। क्वेरी आता है उसी टाइम मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस बता देना एक बार कि भाई मैं इंटर का स्टूडेंट हूं, फिर वो कभी कभार समझ नहीं आता ना आप क्वेरी किस तरीके से पूछ रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है ना कैसे चल रहा है? तो बिल्कुल आसान चैप्टर है, बस जितना कह रहा हूं उतना प्लीज मन लगा के फॉलो करो। आओ अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज है और उन टाइप्स ऑफ कंपनीज में आप डिपॉजिट्स कितना कितना कैसे कैसे ले सकते हो। ये जो भी परसेंटेज है ये किसके है? ये है एक लिमिट के जो आपको लर्न करनी है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो ना मेरे साथ, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब सर आपने बोला टाइप ऑफ कंपनी एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अरे सर लेकिन अभी तो आपने बोला पब्लिक से पैसा सिर्फ एक कंपनी ले सकती है। मैंने कहा कौन सा? आपने कहा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। हाँ तो देखो ना मैंने सब में क्रॉस लगा दिया, देखो ना एक बार, देखो देखो, और मैंने सिर्फ यहां पे कुछ लिखा है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी में मैंने कुछ डाला, तो ये सारे क्रॉस तो आपको क्लियर हो गए। हाँ सर, अब मेरे को बताओ जरा बैलेंस कंपनीज के लिए जो मेंबर से पैसा उठा सकती है वो कितना? एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है वो 100% ऑफ दैट लिमिट उठा सकती है। ठीक है, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी है वो 35%। सर नीचे पढ़ा ना, नीचे एलिजिबल बोल रहा हूं, एलिजिबल का मतलब अभी आएगा, रुको रुको जरा सब्र करो। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक कंपनी 35% उठा सकती है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100% उठा सकती है। इन दोनों की एग्जाम, इन दोनों का ये लिमिट में एक साथ पढ़ाऊंगा, मतलब आपके नोट्स में एक साथ आएगा, आप इन दोनों को लिंक कर सकते हो, दोनों में सेम लिमिट है 100%। सर एक स्टार्टअप अगर प्राइवेट है, अगर मतलब एक प्राइवेट कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और सर अगर वो स्टार्टअप नहीं है लेकिन मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा, वो 3 कंडीशन कंप्लाई कर देगी तो भी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सर स्टार्टअप मतलब प्रिलिमिनरी में कराया था ना, प्रिलिमिनरी में कराया था नहीं कराया था? 10 years, 100 करोड़ टर्नओवर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, याद है ना? तो वो अगर प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और इसी तरीके से अगर एक प्राइवेट स्टार्टअप नहीं है लेकिन 3 कंडीशंस का कंप्लायंस कर दे, क्या? पहला, इट इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब वो अकेले अकेले काम करती है, किसी के एसोसिएट नहीं है, मतलब किसी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सेक्शन 2 क्लॉज 6, करेक्ट। या फिर ये किसी की सब्सिडरी नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन, इसकी जो बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज लोअर ऑफ, मतलब इट इज लेस देन लोअर ऑफ 2 लिमिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 2 एंड 50 करोड़। सर अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो इंटू 2 हुआ 20 करोड़, तो 20 और 50 में से 20 करोड़ लोअर हुआ तो इसकी बोरोइंग्स 20 करोड़ से कम होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू सच बोरोइंग, मतलब ये वाली जो बोरोइंग है इसके रिस्पेक्ट में कोई अभी डिफॉल्ट नहीं है। सब्सिस्टिंग मतलब अभी नहीं है सर, अभी मतलब कभी, जब ये डिपॉजिट्स ले रही है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो ये 3 अगर कंडीशन पूरी हो गई तो इसके ऊपर भी, डिपॉजिट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया, अभी बस मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी में आ रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपको चैप्टर का पूरा जो कहते हैं ना 70% हाथ में आ चुका है, बाकी प्रोसीजर रहता है। हार्डली हमने एक 8-10 मिनट में इसका मेन पकड़ में ले आए हम चीजें। ठीक है, अब सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी बताओ ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी बताओ। देखो, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी में एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ऊपर अपनी लिमिट और कैटेगराइज हो जाएगी। पहला पढ़ते आओ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर से 10% ले सकती है और पब्लिक से 25% ले सकती है। क्लियर? और गवर्नमेंट कंपनी में बोला कि सुन तू सरकारी कंपनी है, तेरे ऊपर हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, तो तेरे ऊपर हम इंडिविजुअली लिमिट नहीं लगाएंगे, इसका जो टोटल बन रहा है ना वही तू टोटल ले ले, मतलब टोटल फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक 35%, इंडिविजुअली कोई लिमिट नहीं है। तो तू इसको ऐसा भी कर सकता है, 30 + 5 भी कर सकता है, तेरे ऊपर इंडिविजुअल 10 की लिमिट नहीं है। तू 32 + 3 भी कर सकता है, ठीक है, तू 10 + 25 भी कर सकता है, तू 5 + 30 भी कर सकता है। अरे लाला, तेरे ऊपर कोई इंडिविजुअल लिमिट ही नहीं है भाई, तेरे ऊपर बस टोटल है कि तेरे जो टोटल डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर पब्लिक, तू अपना 35% रख लियो। जल्दी से बताएंगे मुझे क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया, देखो पब्लिक में तो किसी को भी अलाउड नहीं किया मैंने, पब्लिक में किसी को भी अलाउड नहीं किया, ना 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 ना
ना, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी में पेपर में ध्यान से देखना कि कोई गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर पिक्चर बदल जाएगा। नॉन गवर्नमेंट 10 एंड 25, 10 मेंबर्स 25 पब्लिक, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सुन लो, तू सरकारी कंपनी, इंडिविजुअल लिमिट छोड़, टोटल तेरा सेम रख लेते, 35 तेरा टोटल है, इंडिविजुअली किसी से भी कितना ले, हो सकता है तू 35% मेंबर से ले ले और बाकी का 0 रखे पब्लिक से, तेरी मर्जी, नॉट एन इशू। क्लियर है? यही आपका मेन चैप्टर है। अब बाकी तो सर प्रोसीजरल है कि ये करना है, एसआर पास कराना है, क्रेडिट रेटिंग लेना है, ये तो ठीक है यार, ये तो हम कर लेंगे, इसको तो जल्दी से कर लेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको मत भूलना कभी भी लाइफ में, मतलब नींद से भी उठोगे तो ये चीज कभी मत भूलना कि सर कोई भी कंपनी मेंबर से पैसा उठा सकती है डिपॉजिट्स की फॉर्म में, और पब्लिक से लेने के लिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्लियर? तो 73(2) एंड 76, 73(2) किसके लिए? प्राइवेट पब्लिक विच आर टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और 76 किसके लिए? सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्लियर है? चलो आगे, चलो सर आगे क्या, आप तो स्टार्ट करा दो हमें चैप्टर, हमें सब समझ में आ गया है। चलो लेट्स स्टार्ट वेरी वेरी क्विकली। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। सर डिपॉजिट मतलब क्या, मोटा मोटा पहले समझाओ ना। अरे डिपॉजिट मतलब तू कोई भी पैसा ले, any receipt of money by way of deposit, loan or any other form by company, but does not include such categories as prescribed by central government in consultation with RBI। सीधा क्या बोला, तू कुछ भी ले रे, तू पैसा ले, तू डिपॉजिट की, उसको डिपॉजिट बोल या ना बोल, उसको लोन बोल, कोई और फॉर्म बोल, तूने पैसा लिया तो डिपॉजिट। अरे सर लेकिन अगर मैंने लोन लिया तो वो डिपॉजिट थोड़ी ना होता है। हाँ, तो इसीलिए हमने बोला ना कि हम आपको कुछ एक्सक्लूजन देंगे। तो एवरीथिंग इज डिपॉजिट पहले बोल दिया ब्लैंकेट वे में, और फिर कुछ एक्सक्लूजन्स दैट कम फ्रॉम रूल 2(1)(c) डिपॉजिट रूल्स। हर एक चैप्टर के रूल्स के नाम अपने अपने ही रखने हैं, ये रूल मैंने सिर्फ नंबर डाल रखा है, ठीक है ना। तो आपको इंडेक्स के अंदर मिलेगा, जब बुक का इंडेक्स कराऊंगा तो उसके अंदर चैप्टर नेम एंड अपना चैप्टर के रूल्स के नाम। क्लियर है बात? अब बहुत सारे क्लॉजेस आएंगे, सर सबको रटना है, नहीं रटना यार, इंडिविजुअली समझो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो भी सरकार से रिसीव करोगे वो आपका डिपॉजिट नहीं है। इनफैक्ट फ्रॉम एनी अदर सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटीड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एट द एंड गारंटी तो उन्होंने दी ना, तो एट द एंड मैं कहूंगा सोर्स तो वही है, तो सरकारी पैसा डिपॉजिट नहीं है। फॉरेन से पैसा उठाया, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, ऐसा कोई भी फॉरेन सिटीजन, फॉरेन से जो पैसा आएगा वो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि सर फॉरेक्स USD आता है, इट इज गुड, राइट। बस इंश्योर कर लेना कि आप फेमा का कंप्लायंस करो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बैंक्स वगैरह से आपने लोन या कोई फैसिलिटी उठाई, कैसी बैंक? अरे कोई भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, SBI, एनी शेड्यूल्ड बैंक, किसी से भी उठाई, सो दैट इज अ लोन, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। क्योंकि सर डिपॉजिट लग गया तो बहुत कंप्लायंस करना पड़ता है भाई, बहुत कंप्लायंस करना पड़ता है, DPT-1 का सर्कुलर देना पड़ता है, DPT-3 की एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कैसे करूंगा? तो लोन इज नॉट अ डिपॉजिट। या यू आर टेकिंग एनी अगेन काइंड ऑफ अ लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम PFI जैसे LIC, नोटिफाइड बाय CG इन दिस बिहाफ इन कंसल्टेशन विद RBI, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, NABARD, या इंश्योरेंस कंपनी या एनी अदर शेड्यूल्ड बैंक, तो सारा लोन फैसिलिटीज आर नॉट डिपॉजिट। एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एज नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ RBI। सर कमर्शियल पेपर एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एक लीगली आप एक कमर्शियल पेपर देते हो और आप जो पैसा रिसीव करते हो, तो वो कमर्शियल पेपर के अंदर इट इज काइंड ऑफ अ लोन ओनली, सो इट इज नॉट अ डिपॉजिट। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वन कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी, अरे मेरे कंपनी ने दूसरे कंपनी को पैसा दिया, वापस ले लूंगा ना, डिपॉजिट क्यों बना रहे हो? नहीं बना रहे, ओके। सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, आज मैंने आपको पैसा दिया कि सुन मेरे को शेयर्स देना कंपनी के, आप कंपनी हो, मैंने आपको बोला पैसे दे रहा हूं, शेयर्स देना, तो वो डिपॉजिट थोड़ी है, नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे एक 60 डेज का टाइम लिमिट आएगा जिसके अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। मतलब मैंने बोला ठीक है, लेट्स से मैं सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूं, मैंने बोला आपको पैसा दो ना, मैंने आपसे पैसा लिया और मेरे को 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, मैंने सिक्योरिटीज ही नहीं दिया आपको, ना अब गलत हो जाएगा, डिपॉजिट का प्रोविजन लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 60 डेज का टाइम लिमिट आता है, और अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो 60 डेज में, तो 15 डेज में रिटर्न कर देना पैसा। आओ, any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of that towards subscription of any securities, ध्यान से यहाँ पे मार्क करेंगे, शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब तो आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखना सीख रहे हो ना कि सिक्योरिटीज वर्ड शेयर जैसा नहीं है। यस सर।
इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पेंडिंग अलॉटमेंट। अरे एडवांस दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी दिया, ये कब तक डिपॉजिट नहीं है? एज लॉन्ग एज इट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उस पैसे को अलॉटमेंट के अगेंस्ट यूज करना मतलब पेड अप कैपिटल बढ़ा देना। अगर आप वहां पे उसको यूज करोगे एडवर्टाइजिंग के खर्चे के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, डिपॉजिट बन जाएगा। लेकिन सर अगर अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पा रहे अलॉटमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ अमाउंट, तो कोई बात नहीं, रिफंड करो। कितने टाइम में? 15 दिन में। 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो डिपॉजिट बना देंगे, ये वाला चैप्टर लगा देंगे, फिर आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। क्लियर है? आप उस पैसे का कहीं एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, आपको एज इट इज उसको रिफंड करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर्टन रिसीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे दो तरीके से बात करनी है, एक पब्लिक कंपनी के लिए, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा उठा सकती है, वो डिपॉजिट नहीं है, और एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से भी पैसा उठा सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा उठा सकती है, बट उस केस में डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टर से और डायरेक्टर और रिलेटिव से इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्या कि भैया ये मैं किसी से लेके तुझे नहीं दे रहा, ये खुद का पैसा है भाई, मेहनत करता हूं, नौकरी करता हूं, बिजनेस करता हूं और खुद का पैसा तुझे दे रहा हूं, ये डिक्लेरेशन ले ले। सर किसी और से लेके दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है यहां पे कोई लूप होल बन जाए कि अच्छा यहां से लिया, उसको अलाउड नहीं था, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दे दिया। ना, खुद का पैसा है, खुद की कमाई है, उसमें से ले, डिक्लेरेशन देने के लिए रेडी हूं। अगर दिया डिक्लेरेशन तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से उठा सकती है, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव से उठा सकती है, क्योंकि छोटी कंपनी है सर, रिलेटिव को भी अलाउ करो। नो, रिलेटिव को कहां डिफाइन किया था? सेक्शन 2 क्लॉज 77 याद है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, बच्चों की शादी, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड एंड डॉटर, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड को छोड़ के सबके स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सन। याद है? इतना मन लगा के पढ़ो कि भाषा जैसे गाना गाते वक्त या फिर मूवी किसी को सुनाते वक्त कैसे बोलते हो, उतना प्यार से कंपनीज एक्ट पढ़ो, प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से, इस पूरे एक्ट से। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पे बोली, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग कि ये मैंने किसी से लेके तुझे नहीं दिए, ये खुद का पैसा है, ये मैंने बोरो करके किसी से बोरो करके मैं तुझे नहीं दे रहा, किसी से लोन डिपॉजिट लेके तुझे नहीं दे रहा। राइट? एंड इस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में। सर बोर्ड रिपोर्ट किसमें बनती है? सेक्शन 134 में, जो अभी हमें करना है चैप्टर 9 में। ठीक है सर। अगर आपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अगेंस्ट पैसा दिया है, पैसा लिया है, तो वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी कुछ कंडीशन है। 3 केस बन सकते हैं। पहला, आपके ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स जो है ना वो सिक्योर्ड है एज फर्स्ट चार्ज और पैरी पासू ऑन फर्स्ट चार्ज। मतलब जैसे ये कैलकुलेटर है, इसके ऊपर पहला चार्ज आपका है, या फिर इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है लेकिन आपका दूसरा चार्ज है, बट इट इज पैरी पासू विद फर्स्ट चार्ज, मतलब प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो उस केस में चल जाएगा। ठीक है। और ये आपने ये चार्ज किसके ऊपर क्रिएट किया? एनी असेट्स एज पर जो आपकी बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 की, बट डोंट इंक्लूड इंटेंजिबल एसेट। मतलब गुडविल के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंजिबल को कंपनीज एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। कौन किसकी वैल्यू कैसे बदल दे हमें नहीं पता, इंटेंजिबल है। ठीक है सर। सिक्योर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, उस केस में आप कंपल्सरीली कन्वर्टेबल रखो, मतलब आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। कितने टाइम में? 10 ईयर्स में। ठीक है। लेकिन इस केस में सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वाली थी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में एक आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एज असेस्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मार्केट वैल्यू है लेट्स से बिल्डिंग की 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर आपके डिबेंचर नहीं जाने चाहिए। तो दो केस कौन से पड़े? या तो सिक्योर्ड या तो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है सर, अगर कुछ भी नहीं है मतलब सिक्योर्ड भी नहीं है, लिखो ना मेरे साथ ऐसे अपने नोट्स में, सिक्योर्ड भी नहीं है और आपके कंपल्सरी कन्वर्टेबल भी नहीं है, आपके कन्वर्टेबल भी नहीं है, तो उस केस में भी अगर आपका एक और हम आपको मौका दे रहे हैं टू कंप्लाई अ कंडीशन एंड मेक दिस अमाउंट नॉट अ डिपॉजिट। आप उसको डिपॉजिट से एक्सक्लूड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके वो डिबेंचर्स वगैरह जो है ना वो लिस्टेड होनी चाहिए। सर लिस्टेड हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कराया था ना, लिस्ट करवा सकते हो। राइट? सो अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन कन्वर्टेबल एंड नो चार्ज, बट इन दिस केस दे आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेबी रेगुलेशन, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट, आपने एम्प्लॉय से पैसा उठा रखा है इन फॉर्म ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट। उसने कंपनी के साथ कुछ डिपॉजिट करा रखा है। क्यों करा रखा है, हमें क्या मतलब? वो पैसा जो है वो डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड आप उससे एक लिमिट से ज्यादा पैसा मत लो। सर क्या लिमिट है? अगर उसकी मंथली सैलरी है 20,000 तो आप उससे उठा सकते हो 2,40,000। सर कैसे निकाला? अरे इंटू 12 करना भाई, एनुअल सैलरी निकालना। ठीक है सर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो, करा होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो डिपॉजिट है,
ठीक है। सो लिमिट है उसकी एनुअल सैलरी, नेचर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। नेक्स्ट, एनी अदर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट, कोई और ट्रस्ट में आपने पैसा उठा रखा है वो आप वापस कर दोगे, आपने अभी लिया हुआ है वापस कर दोगे, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहे। नेक्स्ट, ये सारे बिजनेस के रिस्पेक्ट में पैसा आने वाला है। गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये जो भी गुड सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसा उठा रहे हो, मतलब आपको आगे जाके गुड्स देने हैं या सर्विसेज देनी है, तो आप विद इन 365 डेज दे देना, एक्सेप्ट व्हेन कोई उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो, कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ऑब्वियसली आपको पता है 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, तो 365 डेज में आप वो गुड सर्विस नहीं दे पाओगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने पैसा उठाया, मतलब इन शॉर्ट आप बोल रहे हो कि मैं ये वाली बिल्डिंग समझ लो, इसको मैं बेच दूंगा, मुझे आज एडवांस दे दो, तो ठीक है चल जाएगा, वो एडवांस डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड उसको आप एडजस्ट करना अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि वो पैसा कहीं और यूज कर रहे हो, नहीं बाबा, नहीं चलेगा। कोई और सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो मैंने बोला कि मैं ये परफॉर्म कर दूंगा सर्विस, ये गुड्स का मैं कंप्लायंस कर दूंगा, या फिर ऐसा कुछ किसी और ने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है, लेकिन तब तक के लिए एक अमाउंट दे मुझे, एक दे सिक्योरिटी डिपॉजिट, काम कर और पैसा वापस ले, काम कर और पैसा वापस ले। तो जब वो पैसा मैंने अभी रिसीव किया है वो डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि मैंने उसको लिया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्लियर? यस सर। आपको ऐसी चीजें समझ आ रही हो ना, तो एक बार मुझे बता दिया करो उसी टाइम व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे जब तक आपसे समझ में नहीं आएगा ना कि सर सब कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपरली, आप लेक्चर देख के समझ आ रही है चीजें, तो तब तक मुझे आगे का कुछ समझ में नहीं आता। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कमेंट करो, लाइक करो, कुछ मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज बस बता दो, सो दैट आई गेट टू नो। क्लियर? चलो, कैपिटल गुड्स सप्लाई एडवांस, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह कोई और कैपिटल गुड्स है उसके अगेंस्ट मैंने एडवांस ले लिया, तो दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। फ्यूचर वारंटी या मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए मैंने एडवांस लिया है, ध्यान रखना कीवर्ड वारंटी या फिर मेंटेनेंस, वारंटी या फिर मेंटेनेंस, इसमें आपको स्पेसिफिक कुछ बातें ध्यान रखनी है कि उस केस में वो पीरियड ऑफ एडवांस आप कितना पहले उठा रहे हो उसके ऊपर लिमिट है क्या, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस और 5 years फ्रॉम एक्सेप्टेंस विच एवर इज लेस। तो अगर कॉमन कहता है 3 साल है तो 3 साल, अगर आपका कॉमन बिजनेस के अंदर है 11 साल, नहीं सर लॉ कहेगा 5 साल, 5 साल से ज्यादा मत उठाना एडवांस, उठा लिया तो डिपॉजिट बन जाएगा। एडवांस रिसीव्ड एंड अलाउड बाय सेक्टरल रेगुलेटर एज पर सीजीएसजी, ठीक है भाई, कोई आरबीआई वगैरह ने बोल दिया सेक्टर रेगुलेटर ने, तो ठीक है। पब्लिकेशन एज एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, तो मैं कोई पब्लिकेशन वगैरह करके देने वाला हूं, उसका मेरे को एडवांस मिला है, जब मैं ये पब्लिकेशन जो है वो रिसीव हो जाएगी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दूंगा। सर पब्लिकेशन कैसी हो सकती है? प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पब्लिश मतलब फिजिकल पब्लिश हो रहा है, ठीक है। ए, बी और डी जो आपके ये वाले 3 चीजें आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इनके अगेंस्ट अगर ऐसा हुआ कि कंपनी को जो है नेसेसरी परमिशन या नेसेसरी अप्रूवल नहीं मिला टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उस केस में कोई बात नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा रिफंड कर देना, अगर नहीं किया तो वो डीम्ड डिपॉजिट बन जाएगा 15 दिन के एंड में, ठीक है। क्योंकि कोई रीजन है ना, आपके पास कोई परमिशन नहीं मिली, कोई अप्रूवल नहीं मिली, तो पैसा तो वापस कर दो भाई, पैसा तो वापस करो, तो ठीक है। अगर आपने 15 दिन में नहीं किया तो हम उसको डिपॉजिट बना देंगे, ठीक है। 15 डेज का टाइम दे रहे हैं आपको। ओके, अनसिक्योर्ड लोन बाय प्रमोटर, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से समझना, मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी मेरे प्रमोटर से पैसा उठाने वाली है अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में। क्यों? बिकॉज मैं बैंक के पास गया, मैं एचडीएफसी के पास गया और मैंने बोला कि सर मेरे को लोन दो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दो। एचडीएफसी ने कंडीशन डाली, ठीक है दे देंगे, आप अपने प्रमोटर से अनसिक्योर्ड लोन लो, तो वो जो अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। तो उसकी कंडीशन क्या है देखो, दिस लोन दे आर गिविंग ड्यू टू सम कंडीशन इंपोज्ड एंड दैट कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इंपोज्ड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स ऑन द प्रमोटर्स टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। तो सर एक्चुअल में पैसा वो प्रमोटर भी दे सकता है, प्रमोटर का रिलेटिव भी दे सकता है, ठीक है, या दोनों भी दे सकते हैं। और पीरियड ऑफ एग्जाम्पशन क्या है तब तक, ये एग्जाम्पशन किस चीज का है सर? एग्जाम्पशन क्या है कि डिपॉजिट नहीं मान रहे, तो ये डिपॉजिट कब तक नहीं मान रहे? जब तक मैं एचडीएफसी का पैसा रीपे नहीं करता। सो द एग्जाम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स आर रीपेड एंड नॉट देयर आफ्टर, मतलब आज रीपे कर दिया तो उसी दिन मुझे इन प्रमोटर या प्रमोटर के रिलेटिव और बोथ इनका भी पैसा रीपे करना पड़ेगा, वरना अगले दिन से डिपॉजिट लग जाएगा। टिंग टिंग टिंग, क्लियर? यस सर। बाकी ये निधि है, चिट फंड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये थोड़ा फाइनल में आती है चीजें। ये सारे लोग बने ही पैसा रिसीव करने के लिए। निधि अपने मेंबर से पैसा उठाती है, चिट फंड आपका चिट का पैसा उठाता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी पैसा उठाती है। तो उस केस में तो वो थोड़ी ना डिपॉजिट बन जाएगा, उनके लिए अपने अपने एक्ट है, उनके लिए सेबी रेगुलेशन, चिट फंड सेक्शन 406 है, तो वहां पे वो कंप्लाई कर लेंगे। स्टार्टअप पैसा रिसीव कर रही है इन फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल नोट, वो कन्वर्टेबल नोट देगी और बोलेगी पैसा दे पैसा। कितना पैसा? 25 लाख और मोर। छोटा मोटा नहीं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स
से नहीं उठा सकते। 25 लाख और मोर लिया जा रहा है, अगर ऐसा लिया जा रहा है तो ही वो डिपॉजिट नहीं बनेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जो आपका कन्वर्टिबल नोट है ना, कन्वर्टिबल नोट मतलब या तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो पैसा रीपे हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 10 ईयर्स। क्लियर? आओ, सो अमाउंट ऑफ 25 लैक्स, ग्रीन कर लेते थोड़ा, ग्रीन, एन अमाउंट ऑफ 25 लैक्स और मोर, 25 लाख भी इंक्लूडेड है बाय स्टार्टअप कंपनी। और उसने कैसे रिसीव किया? उसने रिसीव किया और ये अमाउंट को हम बोल रहे हैं कि डिपॉजिट नहीं है, लेकिन कब? व्हेन यू आर इशूइंग इट अगेंस्ट अ कन्वर्टिबल नोट। कन्वर्टिबल मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर और इट विल बी रीपेड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन सिंगल शॉर्ट ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांच फ्रॉम अ पर्सन। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, फलाना भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। देने क्या 25 लाख स्टार्टअप को? बताओ ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोला, स्टार्टअप कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी एंड रिकॉग्नाइज्ड एट स्टार्टअप। रिकॉग्नाइज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कंडीशंस क्या होती है, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की, फर्म वगैरह की बात नहीं कर रहा, एलएलपी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूं। सर पब्लिक कंपनी, मारूंगा। स्टार्टअप कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है क्या? स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था, पब्लिक कंपनी हो सकती है क्या? नहीं, प्राइवेट या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी। ठीक है, कन्वर्टिबल नोट का मतलब समझा दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करनी है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आईआईटी, रेट, ये सब टैक्स में भी आता है, फाइनल में आता है, इंटर में आता है, मुझे देखना पड़ेगा। एंड म्यूचुअल फंड्स विच आर रजिस्टर्ड बाय सेबी। अरे ये लोग तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम मेरे लिए वो डिपॉजिट नहीं बनेगा। ध्यान से समझना कि कौन क्या रिसीव कर रहा है। यहाँ पे कोई भी कंपनी रिसीव कर रही है और ये रिसीव जो कर रही है ये डिपॉजिट नहीं है। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बता देंगे व्हाट्सएप पे टाइप करके, जब तक सर पानी पियेंगे, कि आपको ये चीज समझ आई है नहीं आई है। बेटा आधा आधा घंटा लगा रहा हूं, ये रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन नहीं है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको। सर क्लास में क्या कराते हो फिर आप? क्लास में तो मैं एक एक एनालाइज करवाता हूँ, एक एक पॉइंट, द कॉमा, तो वहां पे टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पे घुसता है, यहाँ पे घुसाने के लिए क्लास, अभी रिवीजन। चलो सर, डिपॉजिटर का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि दो तरीके से होते हैं। तो देखो, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड द डिपॉजिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ 73(2), यहाँ पे आप मेंबर से पैसा उठाते हो तो कोई भी मेंबर हो सकता है और कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट या फिर पब्लिक। क्लियर है भाई ये बात आपको? यस सर। और एनी पर्सन, अब मैं मेंबर नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूं, हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 76। सर आपने गलत पढ़ाया, यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिखा है। अरे लाला, आगे लिखा है ना सेक्शन 76, यहाँ पे मैं बता दूंगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। उसी के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया लंबी राम कथा, वो मैंने यहाँ पे छोटे से वे में एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दोबारा लिख दी है। सर अब बताओ ना एलिजिबल कंपनी मतलब क्या? एलिजिबल कंपनी मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ है मिनिमम 100 करोड़, या फिर सर एंड नहीं और, तो या तो उसकी नेटवर्थ है लेस देन 100 करोड़, मतलब नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब मिनिमम 100 करोड़, और उसका टर्नओवर है मिनिमम 500 करोड़। एंड अगर उसको डिपॉजिट लेना है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कंपनी के जनरल मीटिंग में, प्लस ये रेजोल्यूशन एक बार आरओसी को देना पड़ेगा बिफोर यू इनवाइट एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। एक बार आरओसी को भी बता दो, सारी चीजें आरओसी को बता के चलनी है भैया। एक छोटा सा बच्चा है, अपने मम्मी को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाएगा, तो ये आरओसी को बिना बताए डिपॉजिट्स का इन्विटेशन नहीं लेगा। सर लेकिन अगर एक एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट्स जो है ना वो ज्यादा अमाउंट में रिसीव नहीं कर रही, क्या अमाउंट है? 181C का। 181C क्या होता है सर? फाइनल में आता है, लेकिन आपने शायद से ना हमें प्रिलिमिनरी में बताया था। यस मैंने बताया था। तो दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस पूरे चैप्टर में यही लिमिट आपको काम आने वाली है। तो अगर इन तीनों तक ही पैसा रिसीव किया जा रहा है तो उस केस के अंडर हमें एसआर की जगह ओआर से काम चल जाएगा। बट एक बार मम्मी को बता देना, मतलब आरओसी को बता देना। क्या ये चीज क्लियर हुई है? हाँ सर। अब आ जाओ जरा मेन 73 और 76। सर 76 ए भी है, 74 का गया, 75 क्या गया? आप बोल नहीं रहे हो 74 75, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाले 74 75 को अभी मारो गोली। 73 और 76 पे हम ध्यान देंगे क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आता है, और जो आपके मटेरियल में कवर्ड है वो यहाँ पे कवर्ड है, तो टेंशन मत लेना। जो सेक्शन यहाँ नहीं दिखेगा वो मटेरियल में नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 73 में क्या हुआ ना, सब सेक्शन 1 ने आके पहले प्रोहिबिट कर दिया कि नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स अंडर दिस एक्ट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एज पर चैप्टर नंबर 5। क्योंकि पब्लिक के लिए मैंने बोला सिर्फ 76, तो इसने तो पहले प्रोहिबिट कर दिया, फिर 76 आके अलाउ कर देगा, ठीक है। अब ये सुनते ही ना, ये पब्लिक वाली बात सुनते ही कुछ लोग हिल गए।
मैंने कहा कौन हिला? कह रहा सर बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनी अदर कंपनी है सीजी में स्पेसिफाई। क्यों हिल गए लोग? कह रहे सर हमारा तो धंधा ही कंपनी, हमारा तो धंधा ही पब्लिक से पैसा लेके है। अरे आज मेरा भी डिपॉजिट है एचडीएफसी अकाउंट में, और अगर कल को एचडीएफसी सिर्फ इसको पढ़ेगा तो डर जाएगा, कहेगा अरे पब्लिक से तो लेना ही नहीं था। नहीं, एक्सेप्शन क्रिएट किया प्रोविजो के नाम पे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सबसेक्शन टू दीज कंपनीज। तो ये तो नाम की है क्योंकि कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है अभी, तो मेन लर्न क्या करना है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि इनका धंधा पब्लिक से पैसा लेके ही चलता है। ठीक है, सो डिपॉजिट प्रोविजंस आर बेसिकली फॉर अदर कंपनीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, या मेरी कोई ऐसे सर्विस ट्रेडिंग कंपनी है या सर्विस कंपनी है तो उनके लिए लगता है। सर अब आ जाओ 73 सबसेक्शन 2, ऊपर मना किया पब्लिक से पैसा लेने के लिए, लेकिन अब मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं, और मेंबर से पैसा लेने के लिए भी आपको पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सो अ कंपनी, मार्क करेंगे मेरे साथ, पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनी। So public plus private company may subject to passing of resolution in general meeting, this is OR, and any other prescribed rules except deposits from its members, point to be noted from its members, इसलिए मैंने बोला है अ कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों अपने मेंबर से पैसा उठा सकती है ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी इफ एनी, मतलब सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, फॉर पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच डिपॉजिट विद इंटरेस्ट व्हाटएवर मे बी एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स। तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, कितना इंटरेस्ट पे करना है, हमें उससे मतलब नहीं है। कुछ कंडीशंस हम लेकिन आपको जरूर बताएंगे। आपको एक फॉर्म नंबर डीपीटी 1 इशू करना पड़ता है विच एंश्योर्स कि उसके अंदर सारी डिटेल्स आप डिस्क्लोज कर रहे हो। तो देखो क्लॉज नंबर ए, आपका पहला कंडीशन है इशुएंस ऑफ सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी कोई क्रेडिट रेटिंग है क्या? क्यों? अरे मेंबर्स को दिखाओ कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत स्ट्रांग है, टेंशन मत लो। मेंबर्स को बोलेंगे टेंशन मत ले, पैसा वापस मिल जाएगा, क्रेडिट रेटिंग बहुत स्ट्रांग है। करंट डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट कितना ड्यू है, ये ऑब्वियसली तब लगेगा जब कोई प्रीवियस डिपॉजिट्स मैंने लिए हुए हैं, एंड सर्टन अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स एज पर रूल नंबर 4। इसके रूल मत लर्न करना, मुझे लगता है आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई पार्ट जो है वो 73(2) पे लग रहे हैं, कई 76 वाले पे लग रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लॉजिकली लर्न करोगे, लॉजिकली समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रूल दोनों पे लगता है, कौन सा 73(2) पे लगता है। सर ये वाला जो आप पढ़ाने जा रहे हो ये 73(2) पे लगता है, ये 76 पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि 76 के ऊपर रूल नंबर 4(2) अलग से आने वाला है, ये मिक्स है रूल नंबर 4(1) का। इसीलिए कह रहा हूं आप सिर्फ लॉजिकली समझो, आपको पेपर में ऐसा नहीं पूछेंगे कि सुन ना ये रूल किस पे लगा था, 73(2) या 76 पे। ओके, सो हाउ डू यू नीड टू इशू द एडवर्टीजमेंट? फॉर्म नंबर डीपीटी 1 में इन रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड आप हर एक मेंबर को सेंड करोगे। सर लैंग्वेज क्या होगा? इसके साथ साथ ये सर्कुलर आपने इंडिविजुअली तो भेजा ही, प्लस आप इसको पब्लिश कराओगे। सो इन एडिशन टू द मेंबर्स इशू इसको पब्लिश कराना है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और एक लोकल मतलब वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होगा, और वो न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए जो वाइड सर्कुलेशन में है। कौन से स्टेट में? जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक मराठी न्यूज़पेपर, ऐसा वैसा न्यूज़पेपर नहीं जिसका सर्कुलेशन है वाइड सर्कुलेशन। छोटी छोटी बातें, कीवर्ड्स लिखोगे पेपर में ऐसे तो उसको लगेगा आपको पूरा लॉ याद है। ठीक, यस सर। उसके बाद आपको एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना है। क्या? वो सर्टिफिकेट ये कहेगा कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आपने शायद पहले एक्सेप्ट किए होंगे, एक्सेप्टेड बिफोर। कोई पुराने डिपॉजिट से उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, ना ही रीपेमेंट पे और ना ही इंटरेस्ट के। और ये डिपॉजिट्स कब के होंगे? इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल के देगा कि भैया इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ना ही प्रिंसिपल पे और ना ही इंटरेस्ट के। लेकिन सर अगर डिफॉल्ट किया है तो उस केस में आपको एक चीज का कंप्लायंस करना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा। सर 5 years फ्रॉम द डेट यू करेक्टेड द डिफॉल्ट, और ये चीज फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट में ले लो। सो अ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अटैच्ड, अगेन द सेम थिंग, बट इट विल स्टेट दैट सुनो डिफॉल्ट हुआ था बट कंपनी ने डिफॉल्ट ठीक कर दिया है, और डिफॉल्ट को ठीक करे हुए 5 साल हो चुके हैं। So period of 5 years has lapsed since the date of making good the default, point to be noted। 5 ईयर कब से देखना कूलिंग ऑफ? जब से डिफॉल्ट ठीक हुआ। ठीक है, अथॉरिटी कौन ये इशू करेगा सर्कुलर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडवर्टीजमेंट की वैलिडिटी होती है, मतलब आप ये सर्कुलर दोगे उसके बाद आप मेंबर्स वगैरह से पैसा लोगे, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सर्कुलर इशू कर दिया, पब्लिश कर दिया, 2 साल तक पैसा ले रहे हो। नहीं सर, उसकी कुछ एक कंडीशन होती है। आओ क्या the advertisement, whatever the advertisement you are issuing, जो इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर का है, it shall remain valid till the earliest of 6 months from the closure of financial year। तो मार्च के आगे 6 महीना 30 सितंबर, और डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर आपकी जनरल मीटिंग जल्दी हो गई, मई में हो गई, तो वो मई वाली डेट आ जाएगी। एंड इफ आप एजीएम होल्ड ही नहीं कर रहे हो तो लास्ट डेट टिल विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, दिस विल कम टू बी अराउंड 30th सितंबर।
क्लियर है बातें? यस सर। सर आपका जो सर्कुलर है ना वो हर एक साल में नया निकालना पड़ेगा, ये बात एकदम ध्यान से समझना। आपका हर एक साल में एक नया फाइनेंशियल ईयर निकलेगा, अब हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक नया सर्कुलर निकलेगा। ऐसे नहीं कि एक ही सर्कुलर को आप बासी तरीके से चला पाओ, मतलब आपको सर्कुलर का वैलिडिटी भी देखना है, सर्कुलर मतलब एडवर्टीजमेंट का, एंड आपको सर्कुलर का जो है वो भी एक वैलिडिटी देखना है कि आपको हर साल में नया सर्कुलर निकालना है। ठीक है, सो दिस इज एडवर्टीजमेंट्स वैलिडिटी एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर दैट इन ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको एक नया सर्कुलर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? बिकॉज आप डिपॉजिट्स मंगवा रहे हो। किससे? अभी मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लॉज नंबर बी, आरओसी फाइलिंग। आप, मैंने क्या बताया, आप कोई भी सर्कुलर वगैरह फाइल करने वाले हो, कुछ भी है, तो एक बार आपको आरओसी को जरूर बताना है। कितने टाइम में? 30 डेज बिफोर, 30 days before you want to issue this. So copy of the circular along with such statement with ROC is to be given within 30 days before the date of issue of circular. तो आज आपका मन है तो 30 दिन पहले, लास्ट 30 डेज में आपको ये ROC के साथ बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर आपको ये ROC के साथ रजिस्टर कराना है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है? आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं क्लॉजेस पढ़ रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। आगे बढ़ू पक्का? ए क्लॉज क्लियर है आपको? This is with respect to the circular. This is with respect to DPT1. Clause number B is with respect to ROC filing. तो आपको मैंने क्या बताया था, जैसे एक छोटा बच्चा मम्मी के पास जाता है कि मम्मी मम्मी ये कर लूं क्या, तो ऐसा ही उसको करना है। तो ये स्टेटमेंट की कॉपी उसको सबमिट करनी है ROC के पास 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। ओके, आगे चले। अब सर एक डीआरआर वाली बात आने वाली है, दैट इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। अब जाहिर सी बात है एलिजिबल कंपनी पे भी यही वाला क्लॉज लगेगा और 73(2) के ऊपर भी यही वाला क्लॉज लगेगा, जो मैं आपको क्लॉज नंबर सी पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एलिजिबल कंपनी भी डिपॉजिट्स लेती है तो उसको भी ये चीज कंप्लाई करनी ही पड़ेगी और 73(2) वाली कंपनी को भी ये चीज कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब एक बात बताओ, क्या अलग से रटने की जरूरत है? डीआरआर दोनों बनाएंगी तो 73(2) वाली भी और 76 वाली एलिजिबल कंपनी भी, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, बट आप खुद भी इसको समझ सकते हो। आओ, क्या ऐसी कंपनी को बोला कि सुन कंपनी, तेरे को आगे जाके एक डिपॉजिट का रीपेमेंट करना है, तो तेरा जो अगले फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट का रीपेमेंट है ना, उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल तक उस अमाउंट का 20% जमा कर दे। अरे मतलब एक 20% अलग करके रखना, एक 20% रिजर्व में डाल के रखना, ताकि कल को फिर वो तो 80% बचा हुआ अपना जुगाड़ कर पाए। राइट? सो देखो, डीआरआर डिपॉजिट करना है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। कितना? अ सम नॉट लेस देन 20%। ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 20% ऑफ अमाउंट ऑफ दोज डिपॉजिट्स विच आर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए डायग्राम देखेंगे। उससे पहले समझ लेना कि ये जो डिपॉजिट करना है आपके सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, एक जो किसी भी शेड्यूल बैंक में चल जाएगा। सर शेड्यूल मतलब अरे ICICI, HDFC कोई भी चल जाएगा, उसका नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो देखो जैसे 31 मार्च 23 को डिपॉजिट मैच्योर हो रहे वाई के, तो आपको 30 अप्रैल 21, यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सर 21 से 22 मेरा खत्म हुआ और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा 22 टू 23। यहां पे क्लियरली बोला है फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, तो यहां पे मुझे 30 अप्रैल 21 तक इस वाई का 20% मिनिमम डिपॉजिट करना है। ठीक है सर, ये था मेरा क्लॉज नंबर सी। सर क्लॉज नंबर डी ओमिट हो चुका है, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस का था। क्लॉज नंबर ई, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि रूल 4 में ऑलरेडी सेम टू सेम बात कवर हो चुकी है। ठीक है, कहा गया रूल नंबर 4, ये रहा स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट वाला। सो दैट इज द सेम पॉइंट। एंड क्लॉज नंबर एफ सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। आओ, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी, मतलब अगर आपको सिक्योर करवाना है डिपॉजिट तो वो उसके बारे में बता रहा है। फॉर सिक्योरिटी किस चीज के लिए? फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट और इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी। तो ठीक है भैया, सिक्योरिटी क्रिएट करना है तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करी या फिर आपने पार्शियली क्रिएट करी तो उसको बोलेंगे हम अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। तो आओ, इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर्स डिपॉजिट पार्शियली, जैसे 100 में से 80% सिक्योर किया या फिर इनफैक्ट 99% किया, स्टिल पूरा नहीं किया ना, तो इसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। तो आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट मतलब क्या। ठीक है, एंड इसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्लोजर देना है, आपको सब जगह बताना है कि मेरा ये वाला पार्ट अनसिक्योर्ड है, मेरा ये वाला डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। तो आओ, इफ दिस इज द केस देन द डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एंड शैल बी कोटेड मतलब डिस्क्लोज्ड इन एवरी सर्कुलर, इन एवरी फॉर्म, एवरी एडवर्टीजमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अरे सब जगह खुला खुला बता दो, ये अनकोड, ये वाला अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। क्लियर? हाँ सर।
इन्होंने एक छोटी सी बात बोली रूल नंबर 13 में कि आपको ये जो लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने हैं, डीआरआर अकाउंट मेंटेन करना है, ये जो आप यूज करोगे पैसा दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, और इसके अंदर कभी भी वो 20% से कम नहीं जाना चाहिए। ये वाली बात भी ऑब्वियसली दोनों पे लगेंगी, 73(2) एंड एलिजिबल। सर मैं बार बार बोल रहा हूं 73(2) जब मैं बोलता हूं इसका मतलब जो मेंबर से पैसा रिसीव किया जा रहा है, एंड 76 जो मैं बोल रहा हूं इनफैक्ट मैं इसको बोल सकता हूं 76 को ही हम एलिजिबल कंपनी बोल रहे हैं, तो क्योंकि उसको भी डीआरआर बनाना पड़ता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी के लिए भी आए तो डीआरआर वाली बातें सेम रहेंगी, इसीलिए वो दोनों जगह लग रहा है, मैंने ब्रैकेट में ऑरेंज से अलग से दिया है। ठीक है, ओके सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर ए टू सी एंड ई, अरे मतलब सीधा सीधा बोलो ना, क्लॉज ए टू ई, डी तो ओमिट हो चुका है, कोई बात नहीं। ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन नंबर 73, मतलब ऊपर जो हमने पढ़े उसमें से क्लॉज एफ अभी भी लगेगा, सिक्योरिटी और सिक्योर डिपॉजिट वाला क्लॉज लगेगा, और बचे हुए क्लॉजेस नहीं लगेंगे टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज इन 3 केसेस। ये ध्यान रखना, ए बी और सी इंडिपेंडेंट केसेस है सर, एंड नहीं है बीच में, और है, ए बी और सी अलग अलग है। फर्स्ट, which accepts from its members money not exceeding 100% of वही वाली लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ऑलरेडी उसकी लिमिट है, तो उस लिमिट के अंदर ही भैया एक्सेप्ट करना, आपको ये क्लॉजेस से मुक्ति मिल जाएगी। और which is a startup for 5 years from the date of incorporation, सर ऐसा क्यों बोला? अरे नॉर्मल स्टार्टअप 10 इयर्स तक रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है, लेकिन इस केस में 5 साल तक ये क्लॉजेस से एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट, which fulfills all the following conditions, ये तीनों कंडीशंस में आपको जो स्टार्टिंग में आपको एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्पशन कह रहा हूं, लिमिट क्राइटेरिया बताया था, उसमें भी बताई थी, जिसमें आई टॉक्ड स्पेसिफिकली अबाउट अ प्राइवेट कंप्लाइंग 3 कंडीशंस, ये वही वाली है, देख लो। Not an associate or subsidiary company of any other company. If the borrowings of such a company from banks or FI or any other body corporate is less than lower of twice the paid up share capital or 50 करोड़, and इसके रिस्पेक्ट में, सच borrowings के रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग मतलब जब डिपॉजिट्स ले रहे हैं तब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं लगता। इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम का पॉइंट भी आपको डाला था। डीपीटी 3 वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि एवरी कंपनी हैज टू फाइल फॉर्म डीपीटी 3 एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी, नीचे भी इसका रेफरेंस आ जाएगा, डोंट वरी। Okay. Similarly, clauses A to E of subsection 2 section 73 do not apply to certain specified IFSC public companies। कौन सी? जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। वैसे तो लिमिट में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होता है, लेकिन अगर आपने ये वाली लिमिट कंप्लाई करी तो आपको क्लॉजेस से मुक्ति मिल जाएगी। फॉर्म नंबर डीपीटी 3 वाली बात एज यूजुअल नॉर्मल है, लेट्स प्रोसीड अहेड। सबसेक्शन 3, हाउ टू रीपे द एक्सेप्टेड डिपॉजिट। बताओ, कंपनीज एक्ट हमें पागल समझ रहा है क्या? हमें नहीं पता क्या डिपॉजिट कैसे रीपे करने हैं? अरे विद इंटरेस्ट एंड अलोंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, जो भी हमने एग्री किया उसके हिसाब से वापस करेंगे, और विद ब्याज देंगे सर, इंटरेस्ट के साथ देंगे। एंड अगर फेलियर हुआ सर किस चीज का? टू रीपे डिपॉजिट और एनी पार्ट देयर ऑफ और इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली बात है अपील फाइल करी जाएगी। कौन फाइल करेगा? अरे पैसा किसका डूबा? डिपॉजिटर का। तो जो भी कंसर्न डिपॉजिटर है, कंसर्न मतलब जिसका पैसा डूबा, जिसको अपने रीपे नहीं किया, दैट डिपॉजिटर में फाइल एन एप्लीकेशन और वी कैन से अपील टू द ट्रिब्यूनल। और इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है कि सर ट्रिब्यूनल सर कंपनी को जरा डायरेक्ट करो कि पैसा वापस करे, और ऑल्सो पे अस द सम और डैमेज, जो भी हमें नुकसान हुआ, वॉट एवर द लॉस वी फेस बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट, राइट। सो फॉर एन ऑर्डर, ये क्या सीख कर रहे हैं? ट्रिब्यूनल को क्या मांग रहे हैं कि सर प्लीज एक ऑर्डर दो डायरेक्टिंग द कंपनी मतलब जिसने डिपॉजिट रीपे नहीं किया, टू पे द सम ड्यू, और वो पैसा नहीं दे पा रही तो वॉट एवर द लॉस और डैमेजेस विच इज इनकर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ सच नॉन पेमेंट। अरे मतलब सीधी सी बात है, जो मेरा पैसा ड्यू है वो वापस करो, एंड एनी अदर ऑर्डर एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट, जो ट्रिब्यूनल को लगता है। सर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का जो आप पैसा है वो यूज करोगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूल नंबर 3, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूं, जो कॉमन लॉज है, जो नॉर्मल, जो कॉमन रूल्स लगेंगे, जिसमें इट कैन बी रेफर टू अ नॉर्मल कंपनी, मतलब 73(2) वाली जो पैसा रिसीव कर रही है, डिपॉजिट रिसीव कर रही है मेंबर से, या फिर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो डिपॉजिट रिसीव कर सकती है पब्लिक से भी। तो ये कॉमन वाले जो रूल्स आपको दिख जाएंगे कि यार ये टॉपिक तो दोनों पे लग सकता है, इसीलिए आपको देखो, आप नोट्स में देखोगे ऑरेंज में दोनों पे दिया हुआ है, बट आपको पेपर के लिए बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। उतना आपको समझ आ जाएगा कि सर ये दोनों के लिए लग रहा है या किसी स्पेसिफिक के लिए लग रहा है। बहुत ही कम 1-2 ऐसी चीजें हैं जो आपको स्पेसिफिकली लर्न करनी है कि ये 73(2) वालों के लिए और ये एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए है। क्लियर है बात? जैसे वो डीपीटी 1 वाली एक बात अलग आने वाली है, सो वो मैं आपको नीचे बता दूंगा, बट मेजरली सारा सेम है।
आ जाओ सर, इनका आप टेन्योर के बारे में जरा बात करते हैं कि जो आप डिपॉजिट लोगे उसका टेन्योर क्या होगा। और दिस टेन्योर कैन बी द वन व्हिच इज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और इट इज मे बी रिन्यूड एंड इट कैन बी सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। देखो आप रीपेबल ऑन डिमांड वाले तो डिपॉजिट ले ही नहीं सकते, एंड आपका डिपॉजिट का मिनिमम टर्म होना चाहिए 6 मंथ्स और मैक्सिमम होना चाहिए 36 मंथ्स। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है। लेकिन सर 6 मंथ से कम थोड़ा देखो ना कुछ हो सकता है, तो ठीक है 6 महीने से कम कर देंगे, 3 महीने से कम नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। एंड ऑल्सो ऐसे वाले डिपॉजिट, कैसे वाले, जो 6 मंथ से कम है एंड 3 महीने से ज्यादा है, मतलब 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा है, उसके ऊपर भी एक लिमिट लगा देंगे सर। कितनी? 10% ऑफ वही वाली लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये कंडीशंस के साथ आप 6 महीने से कम वाले कुछ छोटे मोटे डिपॉजिट्स ले सकते हो, जो कि टोटल 10% ऑफ उस लिमिट से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि 3 महीने से नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये वाली बात जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आप इसमें से मत करो, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्लास की स्टार्ट में वो जो चार्ट बताया था ना, जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से करना। यहां से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, वहां पे जो मैंने स्टार्टअप बोला था, नॉर्मल स्टार्टअप प्राइवेट, वो 10 ईयर्स ही है, मतलब नॉर्मल स्टार्टअप इज अवेलेबल, दैट एग्जेम्पशन और वी कैन से दैट स्टेटस इज अवेलेबल फॉर 10 ईयर्स। तो ऊपर मैंने 5 ईयर्स बोला था, यहाँ पे तो नॉर्मल 10 ईयर्स है, तो वहां पे मैंने इसलिए अलग से कुछ उसका जिक्र नहीं किया क्लास की स्टार्ट में, दैट इज द 10 ईयर्स थिंग। नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल 3 सब रूल 6। सब रूल लर्न करें क्या? बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग से नंबर नहीं मिलेंगे। सीलिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आप डिपॉजिटर को दोगे, सर ब्रोकरेज मतलब अरे आप जैसे किसी मिडल मैन को कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, तो उसके ऊपर सीलिंग क्या है? सीलिंग क्या होती है? जो सर पे लगती है, मतलब मैक्सिमम रेट। सो दैट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज एज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय एनबीएफसी। तो जो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए बोला, वही कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी को यहां पे लग जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। अच्छा सर, ब्रोकरेज किसको देना है? सिर्फ उसी पर्सन को देना जो ऑथराइज्ड है इन राइटिंग, कि हाँ मैं मिस्टर सिद्धेश को ऑथराइज करता हूं कि तू हमारे लिए डिपॉजिट लेके आ, एंड एक्चुअल में उसके थ्रू डिपॉजिट आते हैं। सो ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द कंपनी टू सॉलिसिट डिपॉजिट ऑन इट्स बिहाफ एंड थ्रू हुम एक्चुअली द डिपॉजिट्स आर प्रोक्योर्ड। तो सिर्फ ऑथराइजेशन से काम नहीं चलेगा, वो पैसा लाना चाहिए, जो पैसा लाएगा उसके बदले में उसको ब्रोकरेज मिलेगा। सर जॉइंट नेम में ले सकते हैं क्या? जैसे डिपॉजिट मिस्टर सिद्धेश की वाइफ और मिस्टर सिद्धेश का बच्चा। सर वैसे बता दूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यस सर, जॉइंट नेम अलाउड है, 3 मैक्सिमम 3 नाम के अलाउड है। एंड जो उसका मैच्योरिटी क्लॉज होता है वो इस तरीके से हो सकता है, जॉइंटली ईदर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, दीज ऑपरेट ऑन मैच्योरिटी। जैसे डेथ हो गई तो वो सर्वाइवर वगैरह वाली बातें आ जाती है। सो अ जॉइंट डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड विद और विदाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। ये आपकी मर्जी है डालने नहीं डालने। अच्छा सर, जब डिपॉजिट आता है तो ऐसा नहीं कि कोई फोन करेगा भाई डिपॉजिट भिजवा रहा हूं बैंक में पैसा ले ले, नहीं, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो चाहे सिक्योर्ड डिपॉजिट हो, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट हो, वेदर इट इज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी इट इज रिन्यूड, इट विल बी ओनली एंड ओनली ऑन एन एक्सेप्टेंस, ओनली एंड ओनली एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। तो आपको डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट करना है कंपनी को जब एक एप्लीकेशन आए एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। तो कंपनी बताएगी वो क्या एप्लीकेशन है, उसका फॉर्मेट क्या है, एंड इट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर, प्लस उसको एक डिक्लेरेशन देनी है। पता है क्या? उसको एक डिक्लेरेशन देनी है कि सुनो, कंपनी को बोल रहा है वो बंदा कि सर सुन लो, मैं ये पैसा जो है वो बोरो करके आपको नहीं दे रहा हूं, ये मेरा खुद का पैसा है, मेरी सैलरी है, मेरा जो भी बिजनेस है उसकी इनकम है, तो मैं बोरो करके आपको नहीं दे रहा, ये मेरा डिक्लेरेशन मैं आपको देने के लिए रेडी हूं कि दिस इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, खुद का पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है सर। नॉमिनेशन, अरे नॉमिनेशन मतलब मैं मर गया तो इसको पैसा दे देना, तो क्या ये डिपॉजिटर दे सकता है? आंसर इज यस, दे सकता है। वो किसको नॉमिनेट कर सकता है? वो एनी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। सर कब कर सकता है? एनी टाइम। और उसका पर्पस क्या है? उसकी डेथ हो जाने पे किसी उस पर्सन को वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखना आप सारे दोनों कंपनीज पे लग रहे हैं क्योंकि कॉमन प्रोविजन है। अच्छा सर, जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करेगा, रूल 12, इफ एनीवन इज गिविंग यू डिपॉजिट्स और रिन्यूइंग द डिपॉजिट, यू नीड टू गिव हिम अ डिपॉजिट रिसीट। अरे एक बात बताओ, रिसीट लेते हो नहीं लेते हो? कभी बिना रिसीट के पेमेंट लिया आपने? घर पे चिल्लाते नहीं है कि अरे बिल कहाँ है? अरे तो उसको भी तो बिल चाहिए। किसको दे बिल? ये किसको दे डिपॉजिट रिसीट? या तो उस पर्सन को दो या उसके एजेंट को दो। कब तक दोगे? विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट द मनी इज रिसीव्ड और द डेट इट इज रिन्यूड। सर क्योंकि रिन्यूड में पैसा थोड़ी ना मिल रहा है, वो तो रिन्यू हो रहा है, ठीक है। डिपॉजिट रिसीट प्रॉपर्ली साइन हो जानी चाहिए बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और उसके अंदर सारी उसकी डिटेल्स आएंगी कि डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किसके नाम पे डिपॉजिट है, एवरीथिंग। सर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स डीपीटी3 मैंने आपको बता दी, हर एक कंपनी डीपीटी3 फाइल करती है, उसकी ड्यू डेट होती है 30 जून। मैंने एग्जांपल दिया जैसे 31 मार्च 21 की डिटेल 30 जून तक जो है आपकी डीपीटी3 में जाएगी। एंड गवर्नमेंट कंपनी ये चीज फाइल नहीं करती, ओके। उसके सिवाय ये वाले जो लाइंस है ना, आपको जरा प्लीज
इसको स्क्रीन को रोको, यूट्यूब को रोको और इसको ध्यान से एक बार ऐड करो। सर ऐड करो मतलब हमारे बुक में तो है ही ना, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। जो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है ऑडिटर को कि मैंने ये प्रॉपरली जो है ऑडिट किया है, ये वाली बात अभी रिसेंटली अमेंड हुई है फॉर द पर्पस ऑफ May 23। सो DPT3 विल बी ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, विच इफेक्ट की भैया ऑडिट कर चुका हूं, शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन दैट फॉर्म इटसेल्फ कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ 31 मार्च। इसको मैं जरा बड़ा कर रहा हूं, कृपया करके इसको लिख ले, इस लैंग्वेज को ऐड करे, आपके आंसर में आनी चाहिए तो ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं तब तक पानी पीऊंगा, फटाफट से इस लैंग्वेज को ऐड करो। ये अमेंड हुई है, ये वर्ड्स ऐड हुए हैं टू दैट इफेक्ट वाले। चलो सर, रूल 3 सब रूल 7, ऑल्टरेशंस पॉसिबल है क्या? देखो एक बार आपने इशू कर दिया सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और आपने पैसा रिसीव किया, यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशंस टू द विच आर डेट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर, लेकिन यस तब तक आप जो है चेंजेस कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स आते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स वाले, तो वो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। पब्लिक कंपनी को बताना पड़ता है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो उसको वो भी बताना है कि मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स एज वेल एज देयर रिलेटिव्स। ठीक है सर, पेनल इंटरेस्ट, कंपनी ने अगर कोई भी अमाउंट रीपे करने में दिक्कत कर दी, मतलब इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट, तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। कितना? 18% पर एनम। सर हम 18% लिखे तो गलत हो जाएगा, आपको लॉ में एक एक चीज का ध्यान रखना है। 18% पर एनम मतलब पूरे साल का 18% लगेगा। कब? जब कोई क्लेम करता है और आप उसको पे नहीं कर पाते हो, तो जितना ओवर ड्यू पीरियड है उस पर 18% पर एनम लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 76। मैं आपको फिर से एक रिकैप दे रहा हूं, हमने दो तरीके से इसके बारे में बात करी है। एक होता है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2, एक होता है एलिजिबल कंपनी। 73(2) कंपनीज जो होती है वो पैसा रिसीव कर सकती है फ्रॉम द मेंबर्स, तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट पब्लिक सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने रेस्ट्रिक्शन डाली थी, प्रोहिबिशन, और उसके बाद अलाउ कर दिया, राइट। लेकिन सर पब्लिक से पैसा उठाने के लिए छोटी मोटी कंपनी नहीं पैसा उठा सकती। सर कौन उठा सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मैंने ऊपर बता दिया एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन कंपनीज? इट मींस एलिजिबल कंपनीज एंड दीज आर पब्लिक कंपनीज। Okay, yes sir. An eligible company may raise deposits from public by complying section 73(2) and the prescribed rules. तो 73(2) में मैंने जो बातें बताई ना आपको, जो कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती है, वो इसको भी कंप्लाई करनी है। अरे ऊपर सारे रूल्स में आ रहा था ना दो बार 73(2) प्लस एलिजिबल, तो वो नॉर्मल कंप्लायंसेस है, लेकिन उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू एलिजिबल कंपनीज। ठीक है, एलिजिबल कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नॉर्मल क्रेडिट रेटिंग एक 73(2) कंपनी को भी लेना है, लेकिन इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स लर्न करनी है। सर ये रेटिंग किस चीज के बारे में है? उसकी नेटवर्थ, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू पे द डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेट एंड एवरीथिंग एल्स। ओके सर ये रेटिंग ले क्यों? अरे पब्लिक को भरोसा कैसे दोगे? पब्लिक आपको पैसा दे रहा है। देखो गवर्नमेंट बिकम्स वेरी वेरी आई कैन से प्रोटेक्टिव ऑफ द पब्लिक, क्योंकि एक बार पब्लिक का पैसा डुबोया ना तो गवर्नमेंट का भी हाई हाई होएगा और कंपनी का भी हाई हाई होएगा। तो गवर्नमेंट कहती नहीं भैया, आप जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करो कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है और उनकी एडिक्वेट सेफ्टी है या नहीं जो वो पैसा डिपॉजिट करेंगे। सर ये पब्लिक को कब बताना है? व्हेन यू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, और जब तक आपका डिपॉजिट्स का टेन्योर रहेगा, हर साल आपको ये जो है क्रेडिट रेटिंग अलग अलग तरीके से लेते रहनी है। अलग अलग तरीके से मतलब एवरी ईयर यू हैव टू टेक इट अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं आज ले लिया तो छोड़ दिया, अगले साल क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकती है तो आपको क्रेडिट रेटिंग दोबारा से लेनी पड़ेगी। इस क्रेडिट रेटिंग की कॉपी आपको आरओसी को भी भेजनी पड़ती है। आओ, कॉपी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग यू हैव टू सेंड इट टू द आरओसी अलोंग विद द DPT3 जो आप 30 जून तक फाइल करते हो। और इसकी मिनिमम रेटिंग क्या है? द मिनिमम रेटिंग दैट द कंपनी विच एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैविंग शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और एनी अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग फॉर एफडी। तो हमारा कीवर्ड क्या है इसके अंदर? इससे ज्यादा ये आपका कीवर्ड है कि अपना एफडी के लिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपका यहाँ पे मिनिमम क्रेडिट रेटिंग बन के आना चाहिए। और सर ये क्रेडिट रेटिंग किससे लेंगे? आप उससे लो जो एनबीएफसी के लिए डायरेक्शंस है ना, ये पूरे डायरेक्शंस का नाम लर्न करे क्या? कर सकते हो तो कर लो। एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, ईयर मत लर्न करना, लेकिन उन डायरेक्शंस में जो एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग बोली गई है कि आप कहां से लो, आप उन्हीं एजेंसी से लोगे। ठीक है, तो आपको रेटिंग किससे लेना है? जो एनबीएफसी के लिए बोला रखा है उन्हीं से लेना है। सर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स अगर हो तो आपको ऑब्वियसली चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। सो इफ यू आर क्रिएटिंग सम चार्ज फॉर द डिपॉजिट्स दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम पब्लिक, तो उसके केस में बातें कैसे होंगी? आओ, एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक शैल क्रिएट अ चार्ज, और चार्ज क्रिएशन का टाइम क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो आज अगर मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो विद इन 30 डेज मुझे चार्ज क्रिएट करना है। और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? टू कवर द एंटायर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। कई बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिखते हैं। नहीं बाबा नहीं, आपको डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कवर करना है, वो नीचे भी आएगा। आओ सर रूल 6 के बारे में 4 बातें। प्रोहिबिशन, आप अपने इंटेंजिबल असेट्स को
गिरवी रख के चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि गुडविल किसने देखी, आपका ट्रेडमार्क किसने देखा, नहीं। आप बताओ कि सर ये कैलकुलेटर के बेसिस पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, पर मेरे नाम के गुडविल के ऊपर नहीं, ठीक है। तो वो एक प्रोहिबिशन है। लिमिट मैंने आपको बता दिया, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड प्लस इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, उससे कम ही होना चाहिए। और असेट्स की जो मार्केट वैल्यू है ना, जिसके बेसिस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, दैट शुड बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और ये एक बात बताओ, सपोज मेरे पास 1000 डिपॉजिटर्स रहेंगे, क्या सबके नाम पे मैं एक चार्ज क्रिएट करूं? आंसर इज नो। उनके बिहाफ पे एक सिक्योरिटी ट्रस्टी, वन और मोर सिक्योरिटी ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है, और उनके नाम पे जो है ये प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट किया जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी और सम स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलिजिबल कंपनी जो है वो डिपॉजिटर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करेगी, बीच में वन और मोर ट्रस्टीज रहेंगे। तो ट्रस्टीज विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी एज वेल एज द डिपॉजिटर्स, और इनके नाम पे आप जो है वो सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे। रूल नंबर 7 पे आ जाओ। दिस इज अगेन कॉमन फॉर 73(2) एंड एलिजिबल कंपनीज। क्यों? अरे यार एक बात बताओ, 73(2) वाली कंपनीज जो मेंबर से पैसा उठा रही है, क्या वो सिक्योरिटी नहीं क्रिएट कर सकती? तो उसके लिए भी तो यही रूल लगेगा ना। तो कॉमन है, मैंने यहां पे कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा सर, ट्रस्टीज कितने बिठाने? वन और मोर ट्रस्टीज नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। ये गलती मत करना, कई बच्चों को लगता है ये डिपॉजिटर्स क्रिएट करते, नहीं बाबा, ये कंपनीज ही अपॉइंट करती है, ये कंपनी ही अपॉइंट करती है ट्रस्टीज को फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, उससे रिटर्न कंसेंट ले लेना, मतलब उसको जोर जबरदस्ती तो नहीं लेके आना, उससे रिटर्न कंसेंट लोगी। भाई तेरा मन है ना, अरे भाई तेरा मन है ना अपॉइंट होने का ट्रस्टी, तो एक बार उसका रिटर्न कंसेंट दे, और उस रिटर्न कंसेंट का डिस्क्लोजर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, मेरे साथ बोलो, रीजनेबल प्रोमिनेंस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द एडवर्टीजमेंट और द सर्क्यूलर। उसमें आप क्या बोलोगे? द ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स हैव गिवन देयर कंसेंट टू द कंपनी फॉर सच अपॉइंटमेंट। अच्छा, आपको उसके साथ ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी डीपीटी 2 में। डीपीटी 1 में क्या था? एडवर्टीजमेंट। ये क्या है? डीपीटी 2। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कंपनी लॉ के सारे फॉर्म्स की समरी बना के दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके सर, आगे आ जाओ। ट्रस्ट डीड, द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म डीपीटी 2। और एक कब बनानी है? जब आप वो फॉर्म सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट इशू करने वाले हो ना, उसके एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर। ऐसे थोड़ी होगा कि आज आप लिख देते हो कि मेरा रिटर्न कंसेंट है सब कुछ और ट्रस्ट डीड ही फाइल नहीं हुई है, अगर आप सर्कुलर दे देते हो तो दैट वुड बी रॉन्ग। डिस्क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू इन रट्टाफिकेशन फॉर्म, रादर दे में आस्क यू इन क्वालिफाइंग फॉर्म कि हाँ इस केस में वो डिस्क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप सर्विसेज। कई बच्चों को लगता है सर ट्रस्टी मतलब इंडिविजुअल, नहीं, कंपनी भी हो सकती है, बट नो कंपनी और नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड इफ दैट प्रपोज्ड ट्रस्टी इज अ डायरेक्टर, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कैश ऑफ द डिपॉजिटर और एनी ऑफ द रिलेटिव। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी फैला हुआ यहाँ पे कवरेज है ना वो डायलॉग वेलकम का, काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो यहाँ पे काफी फैला हुआ कवरेज लिया, बिकॉज दे वांट अ ट्रस्टी टू बी ट्रूली एंड ट्रूली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट का ये क्या नहीं होना चाहिए? ऑफिसर, एम्प्लॉय, केएमपी, डायरेक्टर, एंड डिपॉजिटर का भी नहीं होना चाहिए, एंड उनके रिलेटिव्स का भी कहीं कहीं दूर दूर तक ये वाले काम वो नहीं करते होना चाहिए, ठीक है। इनडेटेड मतलब दैट डिपॉजिटर ओज मनी टू कैश और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। मतलब ध्यान से, अगर ये कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी होल्डिंग है एच लिमिटेड, और सपोज एच लिमिटेड की कोई और सब्सिडरी है बी लिमिटेड, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सिस्टर कंपनीज है, ठीक है। तो सपोज ये एक पर्सन है, ही ओज मनी टू बी लिमिटेड, तो वो ए लिमिटेड का ट्रस्टी नहीं बन सकता। क्या बातें क्लियर हो रही है? हाँ सर, आ जाओ नेक्स्ट। ही हैज एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। द कंपनी मतलब सिर्फ वही कंपनी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर एफिलिएट्स कवर्ड नहीं है। पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब कोई भी पैसा इन्वॉल्व है। एंटर्ड इनटू, ही हैज एंटर्ड इनटू अ गारंटी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयरऑन। मतलब कोई डेट है जिसकी सिक्योरिटी क्या है? ये वाले डिपॉजिट्स जो कंपनी ने उठाए हैं, और उस डेट के रिस्पेक्ट में गारंटी किसने दी है? उस पर्सन ने। तो वो पर्सन हमारा ट्रस्टी नहीं बन सकता। क्लियर? तो उसके रिस्पेक्ट में या कोई उसके इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला काम हुआ है। अच्छा सर, ट्रस्टीज का अगर रिमूवल करना हो, एक बार देखो, अगर मेरा सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट इशू हो गया एंड जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता, उसके दौरान अगर आप किसी ट्रस्टी को निकालने वाले हो, यू नीड यूनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इसको कहते हैं यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। मैं 1 मिनट लूंगा, आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा। फाइनल के बच्चे भी इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। सर यूबीआर का मतलब क्या होता है? सपोज मीटिंग में लेट्स से मेरे पास 5 पीपल है, देयर आर 5 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यूबीआर मतलब ऑल 5 शुड से यस, ऑल 5 शुड से यस,
दिस इज द मीनिंग ऑफ यूबीआर। सर सपोज इमेजिन करो कि इसमें से रेड उठा लेते, इसने कुछ नहीं बोला, इसने एब्सटेन किया, ही सेड मैं कुछ नहीं वोट करता, इज इट अ यूबीआर? आंसर इज नो, आंसर इज नो, बिकॉज वी वांट ऑल शुड से यस। सपोज इसने नो बोला, इज इट अ यूबीआर? आंसर इज नो, बिकॉज वी वांट ऑल द पीपल टू से यस, ऑल द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग टू से यस। ठीक है, तो मेरा फोकस है कि भैया मीटिंग में कौन कौन आया वो मेरे को हाँ बोलेगा। ओके सर, अगर कंपनी के केस में किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की जरूरत है, तो उस मीटिंग में, किस मीटिंग में जिसमें आप ट्रस्टी को निकालने वाले हो, उस मीटिंग में अपने को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चाहिए होता है? ये आता है 149(4) में, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो चिल मारो, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बहुत सारा दिख रहा है, मारो गोली इसको, मारो गोली। सर क्यों? अरे आपको चार्ट दे दिया, उसमें से बराबर तरीके से सारा कुछ हो चुका है, बराबर तरीके से। अच्छा ध्यान रखना, जो लिमिट्स होती है ना डिपॉजिट की, वो एग्जिस्टिंग प्लस टोटल, मतलब आप जो लेने वाले हो उसके हिसाब से काउंट की जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग के चार्ट में परसेंटेजेस आपको दे रखी है, प्लीज उसमें गलती मत करना, उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड चार्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसके जितना मिल सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। चलो आगे आ जाओ। सर एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर की कुछ बातें पढ़ने वाले हैं, फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर। सर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? ऊपर तो पढ़ा दिया। अरे वो ऊपर रूल 4 सब रूल 1 के कंटेक्स्ट में पढ़ाया था, दैट वाज फॉर 73 टू कंपनीज। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं एलिजिबल कंपनी के बारे में, तो थोड़े से देयर आर सम डिफरेंसेस, बाकी बैलेंस बातें मैं वहां से उठा लूंगा, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो पहले कवर कर लेते हैं। अच्छा, आप इसमें जो डिपॉजिट्स मंगवाने वाले हो उसके लिए आप सर्कुलर इशू करोगे इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो, दिस इज सेम, डीपीटी 1 इज सेम। एंड अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी लगवा देना। एंड एटलीस्ट 30 days बिफोर यू इशू दिस एडवर्टीजमेंट, आपको इसकी कॉपी साइन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, आरओसी को भी डिलीवर करानी है। ठीक है, ओके ये किससे साइन करवाएंगे? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हु अप्रूव दिस एडवर्टीजमेंट और अदरवाइज साइन बाय देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। हो सकता है कोई डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑथराइज्ड एजेंट भी चल जाएगा, और ये लेके आप आरओसी के पास जाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कब? एटलीस्ट 30 days बिफोर। क्लियर है बात? अच्छा सर, अगर कोई आपसे पूछेगा एडवर्टीजमेंट की इशू डेट क्या है, तो वो जिस दिन आपके न्यूज़पेपर में अपीयर होएगी दैट इज द इशू डेट। लेकिन व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर? जिस दिन आपका सर्कुलर डिस्पैच हुआ, आपने किसी को डिस्पैच किया, उस दिन माना जाएगा कि आपका सर्कुलर इशू हुआ है। लेकिन एडवर्टीजमेंट कब होगा? जिस दिन वो अपीयर हुआ है, उस दिन नहीं जिस दिन आपने बोला एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि भैया मेरा एड दे दे। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज वाली बात, वो इंग्लिश, वर्नाक्यूलर, अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैलिडिटी, हर साल एक फ्रेश सर्कुलर आएगा। ये सारी वही बातें जो मैंने ऊपर 73(2) के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी, रूल 4 के अंदर ही। वहां पे मैंने सब रूल नहीं दिया था क्योंकि उसके अंदर काफी सारी मिक्सिंग थी, बट ऊपर वाले बॉक्स में मैं पढ़ा चुका हूं जो 73(2) में था, वो चारों पॉइंट्स आपके एज इट इज कॉमन यहां पे लग जाएंगे। ठीक है, आपको एक अपना डिपॉजिट्स का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना है एज पर रूल 14 ऑब्वियसली फॉर ऑल द कंपनीज। उसमें सेपरेटली डिटेल्स मेंटेन करनी है कि आपने पब्लिक से कितना पैसा मंगवाया है, और मतलब फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से कितना मंगवाया, मेंबर से कितना मंगवाया, एंड नॉर्मल 73(2) वालों के लिए मेंबर से कितना पैसा मंगवाया। आपने हर एक डिपॉजिटर के लिए उसकी डिटेल्स मेंटेन करनी है कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन क्या है, डिपॉजिटर कौन है, गार्डियन कोई है क्या, हो सकता है माइनर हो तो गार्डियन हो, नॉमिनी डिटेल्स। तो ये सारी बातें आपको सेपरेट रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं। और कहां मेंटेन करने हैं? सर रजिस्टर्ड ऑफिस में। किधर? सर रजिस्टर्ड ऑफिस में। ओके, एंट्रीज कब तक करनी है? जैसे ही आपकी डिपॉजिट रिसीट इशू हो जाएगी। रिसीट बताया था मैंने आपको कैसे इशू होती है। हाँ सर, जब भी एक्सेप्ट होता है या रिन्यू होता है तो आप डिपॉजिट रिसीट इशू करते हो। उस रिसीट के विद इन 7 days आपको जो है ये एंट्री कर देनी है, और इन एंट्रीज को ड्यूली ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट मतलब अरे साइन करना कि हाँ ये सब सही है। कौन साइन करेगा? डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी, और एनी अदर ऑफिसर एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस? अरे ऑथेंटिकेशन बाबा, ऑथेंटिकेशन। क्लियर है ये बातें? चलो बस खत्म होने वाला है। अच्छा सर, ये प्रिजर्व कब तक करना है रजिस्टर? ये आपको प्रिजर्व करना है लास्ट एंट्री जब करी जाएगी ना उस रजिस्टर में जब लास्ट एंट्री करी जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 8 years, मतलब नॉट लेस देन 8 years, मतलब मिनिमम 8 years। क्या बातें क्लियर हो रही है? हाँ सर प्री मैच्योर डिपॉजिट के बारे में बताओ जरा, हो सकता है या नहीं हो सकता? दोनों कंपनीज पे लगेगा, क्योंकि हमने नॉर्मल पढ़ा था कि आपका मिनिमम टाइम 6 months होना चाहिए। देखो 6 months के बाद 6 months तो आपका मिनिमम एक्सेप्टेंस पीरियड था, तो आपका लेट से पीरियड ऑफ डिपॉजिट था 8 months, और लेट से आप 7 months के बाद 7 months के बाद आप विड्रॉल कर रहे हो, दैट इज अ प्री मैच्योर विड्रॉल, मतलब मोर देन 6 months, बट यू डिडंट वेट फॉर द एंटायर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, सो दैट इज नोन एज प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर वो आप करते हो तो करने दे देंगे, लेकिन आपका 1% का इंटरेस्ट रेट काट देंगे। अब इसमें देखो, आपका 1% का जो इंटरेस्ट रेट डिडक्शन है वो किस में से है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द रेट विच द कंपनी वुड हैव पेड
हैड द डिपॉजिट बीन एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट हैड एक्चुअली रन। आप सपोज इमेजिन करो टोटल पीरियड जो आपने एक्सेप्ट किया था, लेट्स से इट वाज फॉर 2 years, ठीक है, लेकिन अब आप उसका प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो, आप उसका प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो, पता है कितने टाइम में, लेट्स से 9 months। अब 9 months का लेट्स से आपका रेट है 6%, अब आप उसको दोगे 6 - 1 = 5। दोबारा इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। द पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट हैड एक्चुअली रन, इन माई केस इट वाज 9 months, वो रेट है 6%। तो अब आपका अगर एक्चुअल में इस पीरियड के लिए ही रन किया गया है, इस पीरियड के लिए हम आपको पे करने वाले थे 6%, राइट, आई वुड हैव पेड, द कंपनी वुड हैव पेड 6%, बट अब नाउ वी विल डिडक्ट 1%, क्योंकि एक्चुअल में तो सर आपने 2 साल के लिए दिया था ना। सो दिस इज अ केस ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड में आपको क्या लेना है, कोई पीरियड अगर 6 महीने से कम है तो उसको आप एक्सक्लूड कर देना, आप उसको ईयर की कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर देना। कोई 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको आप पूरा 1 year मान लेना, ठीक है। आप एक एक दिन के कैलकुलेशन से आप नहीं करोगे, आप मंथ्स के बेसिस पे राउंडिंग ऑफ करोगे। अच्छा सर, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। देखो ये जो 1% हमने काटा, ये 2 केसेस में नहीं कटेगा। पता है कब, जब रूल 3 का कंप्लायंस करने के लिए अगर कोई डिपॉजिट टूट रहे हैं, प्री मैच्योरली विड्रॉ हो रहे हैं, लिमिट्स का कंप्लायंस करने के लिए 35% वगैरह, तो इन दैट केस आपका जो है नो डिपॉजिटर विल फेस एनी 1% डिडक्शन। एंड सेकेंड एक केस है जिसमें सर आप खुद पढ़ोगे तो आपको यकीन हो जाएगा लॉ ने ऐसा क्यों किया। देखो, टू प्रोवाइड फॉर वॉर रिस्क और अदर रिलेटेड बेनिफिट्स टू द पर्सनल। ये कौन लोग हैं, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, 3 फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, उनके कोई डिपॉजिट है, उनके कोई वॉर रिस्क के रिस्पेक्ट में कोई बेनिफिट्स है, वो पे करते हो तो आप, चाहे वो प्री मैच्योर हो जाए विड्रॉल, आप 1% नहीं काटोगे, दैट इज नॉट राइट, ओके। और टू देयर फैमिलीज, जैसे किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। देखो ये लोग एक्चुअल में जो लोग हैं हमारे, मतलब कहते हैं ना कंट्री के लिए, हम आज ये काम कर पा रहे हैं, मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप लैपटॉप पे देख पा रहे हो, इनकी वजह से, तो आप क्या इनका 1% काटोगे आप इंटरेस्ट रेट, ठीक लगेगा, नहीं सर। और टू देयर फैमिलीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस इज फॉर द कंट्री यार, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, कोई अगर प्री मैच्योर क्लोजर कर रहा है डिपॉजिट का रिन्यू करने के लिए ताकि उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, तो भी आप 1% नहीं काटोगे क्योंकि दैट इज बीइंग रिन्यूड। उसमें बस एक कंडीशन चेक करना कि जो रिन्यूअल पीरियड है दैट शुड बी मोर फॉर द ओरिजिनल पीरियड, मतलब दैट शुड बी मोर फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो आपका 6 महीने का पीरियड रहता था तो आपका रिन्यूअल मोर देन 6 months होना चाहिए। आओ, if a depositor wants to avail higher interest rate by reviewing the deposit before its actual maturity date, then the company shall pay him the higher rate। तो आप उसको हायर रेट दे देना, उसका कोई डिडक्शन मत करना। एंड इस केस में कंडीशन क्या है, ओनली इफ द डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर अ पीरियड विच इज लॉन्गर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो लेट्स से उसका अनएक्सपायर्ड था 6 months, जिस उसी टाइम उसने जो रिन्यू कर दिया, तो आपने जो रिन्यू किया वो दैट शुड बी मोर देन 6 months। ताकि रिन्यू आप ऐसे नहीं कि रिन्यूअल आप 4 महीने का कर रहे हो, फिर तो आप फायदा भी उठा रहे हो रेट का और आप फटाफट से पैसा भी लेके जा रहे हो, ठीक है। ये जनरल पॉइंट है जो 73 एंड 74, एक्चुअली क्या है ना, 74 75 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस की तरह काम करते हैं और आपके मटेरियल में भी नहीं है, इसलिए 74 आपको नहीं समझ आएगा। 73 जो ऊपर कराया, दे अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज, इसलिए आपने ऊपर बहुत सारी जगह देखा रूल्स में भी दैट वर एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल एज वेल एज अ 73 टू कंपनी। सर एक 76A है दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73 और 76, ये हमारे मेन सेक्शन है इसके अंदर। तो इसके रिस्पेक्ट में जो पनिशमेंट है वो वैसे तो आप ही को लर्न करनी है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं, कोई बात नहीं। द कंपनी शैल इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अरे मतलब आपने कोई डिफॉल्ट किया तो जिसके बेसिस पे जिस अमाउंट का डिफॉल्ट किया वो तो वापस करना ही आपको कल परसों, मतलब जब भी आप वापस करोगे दैट यू हैव टू रीपे। अलॉन्ग विद दैट आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, एंड अब आपके ऊपर फाइन भी लग जाएगी। मैं आपको बार बार कहता हूं, फाइन की जगह पेनल्टी वर्ड कभी मत यूज करना, पाप हो जाएगा, पाप। समझ आ रही है आपको, फाइन मतलब फाइन और पेनल्टी का डिफरेंस डिटेल में किसी और क्लास में लेंगे, मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है, बट करवा दूंगा। अभी प्लीज इस पे ध्यान दो कि उस पे फाइन लगेगा नॉट लेस देन लोअर ऑफ 1 crore और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। सपोज 2 करोड़ का अमाउंट डिपॉजिट लिया था, 2 करोड़ का, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोअर वाला 1 करोड़, तो 1 करोड़ उस पे मिनिमम लगेगा, मैक्सिमम 10 करोड़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका एडजुडिकेशन क्या होता है, कोर्ट उसके ऊपर कितना फाइन लगा रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जिसने गलती करी उसको हम जेल में डाल देंगे अप टू 7 years, उसको हम जेल में डाल देंगे अप टू 7 years, मे एक्सटेंड टू 7 years, एंड जेल के साथ साथ फाइन जो कि मिनिमम 25 lakhs एंड मैक्सिमम 2 करोड़।
इसके ऊपर 10 करोड़ नहीं इंडिविजुअल इंसान रहेगा ना, ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और अगर पता चला ये सारे काम जो उसने नोइंगली किए थे, विलफुली किए थे, विद एन इंटेंशन टू डिसीव समवन, सर गलती से हो गए, डिफॉल्ट में था पर इतना कोई इंटेंशन गलत नहीं था, तो ये लगेगा। लेकिन अगर पेपर में दिया गया कि उसने इंटेंशनली किया किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, तो भैया फिर 447 में उसको हम पकड़ लेंगे। 447 ऑलरेडी करा चुका हूं, फ्रॉड वाला सेक्शन है, ठीक है। बस ये था हमारा डिपॉजिट्स। आप अब एक बार इसके क्वेश्चन करना, कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल। एंड प्लीज इसमें एक गलती मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं, 73(2) वाली नॉर्मल कंपनीज है जो अपने मेंबर से पैसा उठाती है, ठीक है। 76 में एलिजिबल, रादर आई कैन से एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है जो अपने मेंबर से तो उठा ही सकती है 73(2) में, लेकिन वो अपने पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है, नॉर्मल पब्लिक से भी। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने पब्लिक कंपनी से पैसा उठा सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है क्राइटेरिया के ऊपर, जो मैंने नेटवर्थ, टर्नओवर आपको सारा समझाया था। फिर उसमें एसआर पास करना पड़ता है, वो सारी बातें, ठीक है। बाकी यस, ये वाला जो डायग्राम है वो आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, कहाँ गया इंटर का, ये रहा, ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज इसमें से आप एक बार पहले मैंने जैसे आपको फ्लो कराया उसी को फॉलो करना। ये चैप्टर इतना इजी है ना, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द लिमिट्स इन हैंड, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड मुझे पता है आपको एक लग रहा होगा सर थोड़ा सा रिवीजन लेक्चर्स जल्दी डाल सकते हो क्या, अब आएंगे, अभी फाइनल का बैच खत्म हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, जो प्रॉमिस किया वो मिलेगा। आप प्लीज पढ़ाई ढंग से करो बस, ओके। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, टाटा बाय बाय।